बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका चल रहा था, केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है उसको लेकर आज हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। और वो आपका आज जो टॉपिक होगा, फैक्टर्स हम कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से इफेक्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा फैक्टर कौन सा वाला है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कैलकुलेट सही मतलब कंडीशंस में फर्क है, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मेथड एक जैसे, लेकिन इनमें काफी बड़ा डिफरेंस भी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं। लेट सपोज हमने एक रिएक्शन लिया, ये m मोल है A के और n मोल है किसके, B के। अब ये जो है यहाँ पर हम इसका x मोल बनाते हैं C के और y मोल बनाते हैं D के। अब यहाँ पे हम इसका बनाते हैं रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आपको पता है रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे बनता है, dx अपॉन dt। ये पहले लेक्चर में इससे पहले मौजूद है। इज इक्वल टू k इनटू क्या है, रिएक्टेंट A ओवर m और फिर उसके बाद रिएक्टेंट B ओवर n। अब इनके एक्सपोनेंट्स देखो, एक का एक्सपोनेंट है m, दूसरे का एक्सपोनेंट है n। अब ये जो m और n इन दोनों का प्लस होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा, ये रिएक्शन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और ऑलमोस्ट इसको हम मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा टर्म हो गया कि हमें एक रिएक्शन मिलेगा, उस रिएक्शन में रिएक्टेंस का रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, रेट लॉ बनाओ। अब रेट लॉ में जो रिएक्टेंस के एक्सपोनेंट्स हो उनका क्या करो, टोटल करो। तो ये जो टोटल आएगा उनके रिएक्टेंस की मोलर कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट होंगे, उस टोटल को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कंसेप्ट लेता हूं, आप देखें ये किस तरह है। जैसे ये है N2 और ये 3H2 है। अब ये मिलकर 2NH3 बना रहे। तो मैंने इसका बनाया dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इनटू मैंने रखा N2, पावर इसका कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और H2 इसका मोल इसके कितने हैं, 3 है, तो मैंने पावर में रखा 3। अब मैं इन एक्सपोनेंट्स को करता हूं प्लस, 3 प्लस 1 कर देता हूं। अब ये जो भी आंसर मेरा आएगा, जितना भी आंसर आएगा, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम H2 है, यानी 2H2 और O2 है। अब इन्होंने रिएक्ट किया और 2H2O बना लिया। अब इसका मैं बनाता हूं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। तो H2 के कितने मोल हैं, 2 हैं, और उसके बाद O2 का 1 मोल है। अब 2 प्लस 1 में कर देता हूं, तो इसको मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसी को मैं नाम दूंगा क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से मुराद हमारी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन या रेट लॉ में रिएक्टेंस के जो मोल हैं, जो पावर में रखे जाते हैं, इनका जो भी प्लस आएगा, जो भी टोटल आएगा, इसको हम इसका रिएक्शन का ऑर्डर या फिर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसको कहा जाएगा, या इसको आप बोल सकते हैं। अब आते हैं कि
आमतौर पर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये ज्यादा में ज्यादा कितना हो सकता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ज्यादा में ज्यादा कितना हो सकता है, तो इनमें फर्क तो हम बाद में करेंगे। याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये असल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इज क्या है, प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि प्रैक्टिकल का मतलब यहां पर होगा कि ठीक है, आप सिर्फ एक्सपोनेंट प्लस करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंट तो फिर 1+1 2 भी होता है, 3+2 5 भी होता है, 5+5 10 भी होता है। तो एक्सपोनेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं और अगर इनको प्लस करोगे तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आंसर आए तो सेकेंड, 3 आंसर आए थर्ड, 4 आंसर आए फोर, ऐसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फिर पता नहीं कितना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपके पास है ना, ये याद रखो, ये कभी भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ मोल्स का एक्सपोनेंट टोटल करना बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी देखा जाता है। प्रैक्टिकली भी देखा जाएगा कि कितने मोल पर यूनिट टाइम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया, मोल भले रिएक्टेंट के लाखों, लेकिन पर यूनिट टाइम डिफरेंट मोल्स जो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, रिएक्शन के लिए पर यूनिट टाइम एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो कम से कम तो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 0.5 भी हो सकता है, 0.75, लेकिन ज्यादा में ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो वो 3 हो सकते हैं। बाकी एक्सपोनेंट का टोटल भले 6 आ जाए, भले 7 आ जाए, भले 8 आ जाए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा में ज्यादा कितना होगा, 3 तक होगा। कहां तक होगा, 3 तक होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकल बिकॉज, क्योंकि होता क्या है, दी मैक्सिमम, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन, यानी ये जो आपस में कंबाइन होंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइंड टुगेदर, आपस में कंबाइन होंगे टू प्रोड्यूस, और फिर प्रोड्यूस करेंगे क्या, पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट ऑफ टाइम में ज्यादा आपस में कितने कंबाइन होंगे और कितने मोल प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम देंगे। तो फिर ये असल में इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल होता है, ये थ्योरेटिकल सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक नहीं है, इसको देखना भी पड़ता है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा में ज्यादा कितना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी टाइप्स देखी जाएं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें पहली टाइप जो है वो आती है फ्रैक्शनल। क्या, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये फ्रैक्शंस में होगा, 0.1 0.2 0.5 फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है। और उसके बाद नंबर 2 जो है, सेकंड, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है। और उसके बाद जो है नंबर 3 जो है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ टाइप आती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से तो इतने ही हो सकते हैं, इतने ही होंगे। बाकी इसमें एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इसका अलग, इनसे अलग है, और उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हो उसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। तो वो एक अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसका इनसे, फर्स्ट ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज है।
तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको कितना मिल सकता है और कैसे मालूम करोगे। अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई हमने हाइड्रोजन के साथ हाफ मोल किसका, ऑक्सीजन का मिलाया और इन्होंने बना दिया 1 मोल किसका, H2O का। अब मुझे कहा जाता है कि भाई इसका बनाओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब ये है H2, इसका तो 1 मोल है, लेकिन O2 का 1 मोल पूरा नहीं है, कितना है, 1.5, 1/2 है, यानी हाफ। तो अब पावर्स हमारे पास, इसका एक्सपोनेंट है 1 और इसका एक्सपोनेंट है 1/2, तो ये आंसर हमारा आता है 1.5। तो अब ये देख लो, अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1.5, तो ये कंप्लीट 1 2 3 नहीं है, ये है 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि सब मोल कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्ट बनाने में, सिर्फ जस्ट इसका हाफ मोल इन्वॉल्व है, पूरा मोल इन्वॉल्व नहीं है, और इसका 1 मोल इन्वॉल्व है। तो जितने इन्वॉल्व है प्रोडक्ट के 1 मोल बनाने में, वो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फ्रैक्शनल हो जाएगा, जहां हमारा एक्सपोनेंट्स का सम जो है वो कभी भी वो ही नहीं आता कंप्लीट डिजिट में। अच्छा, उसके बाद अगर हमें कहा जाए कि भाई H2 है और उसके बाद कौन है, F2 है, ये रिएक्ट करके 2HF बनाते हैं, तो अब हम इसका रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, k। तो H2 का 1 मोल और उसके बाद F2 का भी कितना उठाते हैं, 1 मोल। तो 1 + 1 करते हो तो आपका आंसर आता है 2। तो इसका मतलब है यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो इस तरह से एक्सपोनेंट्स को प्लस करो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हो। अच्छा बेटा, अब हम लेते हैं मिसाल के तौर पे, हमने लिया 1 मोल किसका उठाया, हमने 1 मोल उठाया NH4OH का, और जब हमने इसको किया हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ 1 मोल अमोनिया का और 1 मोल किसका बना दिया, वाटर का। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये रिएक्शन किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे चल रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, NH4OH है। तो पावर कितना है इसका, 1 है। तो इसका मतलब है अब ये रिएक्शन जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर भी आपने कर लिया। अब हम ऐसा ही एक्सप्रेशन एक और बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर कैसे हमें मिलेगा या हम कैसे मालूम करेंगे। देखें, हमने लिया 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, अब इसमें 1 मोल O2 का मिलाया और इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया हमें 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब यहां बन रहा है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। तो एक है SO2, इसके हैं 2 मोल, और उसके बाद है O2 और इसके मोल कितने हैं, 1। तो अब 2 + 1 करते हो तो आपका आंसर आता है 3। कितना आता है, 3। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट्स का सम जो है, टोटल जो है इसका 2 + 1 का 3 आ रहा है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं, कभी कभार ये 3 से ज्यादा भी आ सकता है। अब जैसे आपको अभी मैंने बताया था 1 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन के, और हमने 1 मोल किसका लिया, N2 का, तो इसने बना दिया 2 मोल किसके, NH3 के।
अब देखो इसका एक्सप्रेशन बनाओ रेट लॉ के मुताबिक, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, ठीक है, के लिख देते हैं, H2 इसके हैं 3 मोल और N2 इसका है 1 मोल। तो अब देखें 3 + 1 करते हो तो ये तो बनता है 4, लेकिन हमने पढ़ा है भले 3 या 3 से ऊपर जितना भी एक्सपोनेंट आए तो रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। 3 या 3 से ज्यादा एक्सपोनेंट का सम यानी टोटल आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ही मानोगे। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब चाहे एक्सपोनेंट का टोटल 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक्सपोनेंट्स का टोटल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली देखा जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है किसमें, रिएक्शन में, प्रोडक्ट का 1 मोल बनाने में। तो वो जो प्रोडक्ट का 1 मोल बनाएगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसी से डिटरमाइन करेंगे। अब हमें मॉलिक्यूलरिटी अगर मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, मॉलिक्यूलरिटी, तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वो कैसे निकाली जाती है। तो भाई वो बहुत आसान है। अब जैसे आपने यहाँ पे 2SO3 था, इसको आपने हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ और 2 मोल SO2 के बनाए और 1 मोल किसका बना लिया, O2 का। तो अब यहाँ पर फार्मूला बना dx अपॉन dt वैसा ही जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में था। तो यहाँ पर SO3 लिखा आपने, पावर दे दिया 2। अब ये जो एक्सपोनेंट्स का टोटल है 2 है, इसी को हम क्या बोलेंगे, 2। यानी अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कितनी है, रिएक्शन की 2 है। यानी जितने भी रिएक्टेंट के मोल का एक्सपोनेंट्स का टोटल होगा थ्योरेटिकली वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अब इतना याद रखो कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ना रिएक्शन की, ये प्रैक्टिकल नहीं होती है, ये क्या होती है, ये थ्योरेटिकल होती है। अब ये मॉलिक्यूलरिटी जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम 1 मोल तो रिएक्टेंट का होगा ही होगा ना। फिर ये 1, 2, 3, 4 जितनी भी हो अप टू इनफाइनाइट, तो इसको मॉलिक्यूलरिटी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, बस एक्सपोनेंट्स का जो भी टोटल आए इसको हम थ्योरेटिकली बस उसका नंबर लिखेंगे कि रिएक्टेंट के मोल कितने, एक्सपोनेंट्स का टोटल। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, प्रैक्टिकल है, ज्यादा में ज्यादा 3 तक होता है, थर्ड ऑर्डर तक होता है। अब 3 से अगर एक्सपोनेंट बढ़ा है तब भी थर्ड ऑर्डर में काउंट होगा, फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर नहीं होगा। और ये आगे जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। तो अब आते हैं एक और, यानी मॉलिक्यूलरिटी भी एक्सपोनेंट्स के टोटल को बोल रहे हो, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, जितने भी एक्सपोनेंट हो उनका प्लस करो तो ये मॉलिक्यूलरिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे हमें कहा गया कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन इनका रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन तभी चल रहा है जब अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट देते हैं, क्लोरीन फिर जो है ना रिएक्ट करने लगता है, सारा रोल क्लोरीन का इस रिएक्शन में। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt माना रेट ऑफ रिएक्शन, ये यहां पर इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी अमाउंट रिएक्टेंट्स की कितनी भी आप कर दें, कितनी भी कर दें, रिएक्शन हो सकता है चले ही ना। अगर मैं यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं देता हूं तो ये रिएक्शन ही नहीं चलेगा। तो रिएक्शन को स्पीड अप करना, स्लो डाउन करना अब किसी कैटलिस्ट के हाथ में, जैसे कोई लाइट है,
कोई आमतौर पर करंट है या कोई और फैक्टर है, उससे चल रहा है, ठीक है ना, उससे चल रहा है, तो उसको कंसंट्रेशन घटाने या बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिएक्शन का चलना ना चलना अब कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए अब इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं, यानी वो रिएक्शंस होते हैं जहां रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन का चलना किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? किसी कंडीशन पे, जैसे टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेशर वगैरह। यानी दोज रिएक्शंस, ऐसे तमाम तर रिएक्शंस इन विच, के जिनमें होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रफ्तार है, इज, ये जो है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन से उसका ताल्लुक ही नहीं है, वो घटा बढ़ा रहे और रिएक्शन की रफ्तार पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं, रिएक्टेंस आर कॉल्ड, फिर इनको क्या बोलते हो? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो बोलते हो। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब इनमें कौन कौन से रिएक्शन है? अब जैसे हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, उसके बाद आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। अब देखो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड रख दी, आपने वाटर रख दिया, अब इसको अगर रिएक्शन को चलाना है तो कैटलिस्ट कौन सा चाहिए? लाइट चाहिए। तो फिर ये रिएक्शन होगा और ये बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कब चला? लाइट की मौजूदगी में चला। लाइट नहीं होगी तो ये चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है अब कंसंट्रेशन से इसका रेट ऑफ रिएक्शन का या रिएक्शन का लेना देना है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन है? नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंडिपेंडेंट है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन से। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? लेट सपोज ये H2 है और ये Cl2 है। अब ये बना रहे 2HCl। तो इसका अगर हम dx अपॉन dt इज इक्वल टू k बनाते हैं तो H2 इसका पावर भी कर देते हैं 0 और उसके बाद जो है Cl2 इसका पावर भी कर देते हैं 0। तो अब आपको पता है जब 0 कर दोगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई होगा तो उसका एक्सप्रेशन जो है, क्या एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि इसमें dx अपॉन dt इज इक्वल टू k के बराबर होगा। तो ये यहां पर हम लेते हैं। अब ये रेट कांस्टेंट है, पता है आपको कि ये अब 0 हो गया 1, ये भी 1 हो गया, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि भाई ये जो रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट्स क्या होते हैं फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी यूनिट्स फॉर फॉर रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे इन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, यानी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं तो फिर इनका
आमतौर पर जनरली यूनिट क्या होगा के का। अब जैसे हमारे पास dx अपॉन dt है, अब यहाँ पर k की वैल्यू हम लेते हैं तो इसका यूनिट हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ यूनिट रखोगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको कर दो, अगर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 लिख दो। अब के का यूनिट निकालना है तो आपको पता ही है कि इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ हमें किसकी कंसंट्रेशन रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है मोल अपॉन में क्या लिखोगे, पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये है। और दूसरा ये कंसंट्रेशन भी इधर आएगी तो ये इसके अपॉन में चली जाएगी और ये मोल क्या हो जाएगा, पर डीएम क्यूब जो है यहां पर आ जाएगा क्योंकि पावर 1 है। अब देखते हैं मोल मोल में कैंसिल हो जाएगा और डीएम क्यूब जो है अब ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर k इज इक्वल टू ऊपर बचा 1 अपॉन में बचेगा मोल मोल में कैंसिल, ये हो जाएगा डीएम रेस टू क्या होगा, ये ऑलमोस्ट अपॉन में था, डीएम माइनस में था, ये प्लस में, ये भी हो गया कैंसिल। अब हमें सेकंड ऑर्डर में जो है फर्स्ट ऑर्डर में हमें सिर्फ मिला पर सेकंड, तो यहाँ के का यूनिट होगा पर सेकंड, यानी रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी ये यूनिट सिर्फ पर सेकंड होगा के का, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए होगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ पर सेकंड लिखोगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसी में सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन और उसमें देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन में के का यूनिट हम कौन सा बनाए। तो देखते हैं, यहाँ पे पावर कर देते हैं 2, तो फिर हमारे पास यूनिट बनता है ये वाला, ये है मोल मोल पर डीएम क्यूब, उसके बाद जो है उसके बाद पर सेकंड और इनटू क्या है, मोल स्क्वायर पर डीएम रेस टू 6 है। तो एक क्यूब एक 6 से कैंसिल, एक मोल एक स्क्वायर से कैंसिल। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, अपॉन में बचेगा क्या, मोल यानी कि जो है मोल, ठीक है, सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, पर डीएम रेस टू 3। अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस में, ऊपर लेकर जाओगे तो प्लस में। अब यूनिट हमारा बन जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब को मोलरिटी भी लिखा जाता है, ठीक है, मोलरिटी अपॉन में बाकी क्या है, सेकेंड। तो मोलरिटी को ऊपर ले आओ, एम को ऊपर लेकर आओ, तो एम का पावर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पर मोल, ठीक है, पर सेकेंड कितना हो जाएगा, पर मोल पर सेकेंड। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, पर मोल पर सेकेंड, ये इसका मोलरिटी का यूनिट आ जाएगा, सही है। तो अब ये पर मोल पर सेकेंड हमारा आ गया। अब उसके बाद जो है हम लेते हैं नेक्स्ट में हम लेंगे यूनिट जो है थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ मैं आपको यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का निकाल के दिखाता हूँ। थर्ड ऑर्डर का यूनिट कैसे निकालेंगे, के का, रेट कांस्टेंट का। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी कर दोगे, वैल्यू कर दोगे 3। तो अब के इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये अपॉन में चला जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और बाकी ये आ जाएगा अपॉन में। अब ये हो जाएगा मोल क्यूब
ठीक है, और dm रेस टू पर dm रेस टू 9, ठीक। अब एक dm, एक 9 वाला कैंसिल, बाकी 6, एक मोल में कैंसिल, बाकी हमारे पास बचता है जाके यहाँ पे ये जो है अपॉन में 1 अपॉन लिखकर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है ये अपॉन में सेकंड, ठीक है, फिर बचा है मोल स्क्वायर और उसके बाद जो है पर dm रेस टू 6 है, ठीक है। तो अब ये मोल पर स्क्वायर पर dm रेस टू 6, इसको मोलरिटी भी लिखा जाता है, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन पर मोल सेकंड, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, मोल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, मोल स्क्वायर कर दो, मोलरिटी मोल पर मोल स्क्वायर dm रेस टू 6। अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा मोलरिटी पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। अब हम बस आखिरी यूनिट लेंगे किसका, अब आखिरी यूनिट लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, यानी जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होना चाहिए। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर उसका यूनिट के का क्या होगा। तो इसके लिए हमें जीरो ऑर्डर के लिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, k है। तो बस k है, तो अब हम dx अपॉन dt k इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे मोल, उसके बाद अपॉन dm क्यूब पर सेकंड, या इसको यूं भी लिख सकते हो, यानी मोलरिटी पर सेकंड। तो ये भी यूनिट यूज होता है किसके लिए, ये यूज करोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का के का यूनिट निकालने का तरीका होगा। और इस तरीके से हम आमतौर पर जनरली हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक चीज बस यहाँ पे और आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी हम मालूम करते हैं, तो इसमें कुछ रिएक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ रिएक्शन होते हैं एलिमेंट्री। तो मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन ने क्लोरीन से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, 2HCl। अब शुरू से लेकर ये सिर्फ एंड तक क्या चला, एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरा हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ज्यादा स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हो इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में शुरू से लेकर एंड तक चलते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो ये सादा रिएक्शन होता है, सिंपलेस्ट रिएक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो। अच्छा, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स वाले होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ये मिथाइल जो है क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, बल्कि इसको हम और आसान कर देते हैं, भाई ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। अब ये है 3 डिग्री, क्योंकि टर्शरी कार्बन है इस वजह से, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो ये प्रोडक्ट बनाता है, सबसे पहले इसको स्टेप 1 में हमने किसी सॉल्वेंट में हल किया। किस में हल किया, सॉल्वेंट में। तो यहां से क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट गया, कार्बन पॉजिटिव आयन में। अब ये रिएक्शन क्या हुआ,
ये चला है कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन बना दिया और क्लोराइड अलग हो गया। अब स्टेप 2 आता है, स्टेप 2 आता है इस रिएक्शन का। यहाँ पर जो ये कार्बन का आयन बना था, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, अब इसको हम दे रहे हैं एक और OH का आयन, और ये इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर ये बना लेता है अल्कोहल। क्या बना रहा है? अल्कोहल, CH3OH, प्रोडक्ट बन गई। तो अब यहाँ प्रोडक्ट बनाने तक कितने स्टेप चले? एक स्टेप में रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, ये हुआ है 2 स्टेप्स में, और ब्यूटाइल अल्कोहल इसने बना दिया है। तो ऐसे रिएक्शंस को जो एक ही स्टेप में पूरे नहीं होते, एक से ज्यादा स्टेप्स में चलते हैं, तो इनमें कुछ स्टेप जो हैं वो स्लो होते हैं और कुछ स्टेप जो हैं वो क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को जो मल्टीपल स्टेप्स में चलते हैं, पूरे होते हैं, इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हो इनको? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हो। यानी एक रिएक्शन वो थे जो एक ही स्टेप में पूरे हो रहे थे, वो थे एलिमेंट्री। अब एक स्टेप में नहीं हो रहे, दो दो तीन तीन स्टेप्स में पूरे हो रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करें? इस स्टेप की कंसंट्रेशन उठाएं या इसकी? तो इसकी बहुत आसान सी पहचान है, बस ये देखो कि इनमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। तो जो स्लो स्टेप होगा उसी स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। तरीका वही होगा, dx/dt, कंसंट्रेशन सिर्फ इसकी रखोगे, अब जितनी भी बने, जितने भी मोल होंगे रिएक्शन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, बड़े बड़े रिएक्शंस हो, 10-10 स्टेप में हो, तो आप वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? वहां कोई एक आध स्टेप आपने देखना है जो स्लो चल रहा है। तो जहां रिएक्शन स्लो होंगे वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही रिएक्शन का रेट यानी कि तय करेगा। तो यहाँ पर हम आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कुछ हद तक पढ़ा, उसको टच किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे जाएंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं और उनका मतलब क्या होगा, यहीं से फिर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।